हाँ भाई, अपन कल जो पढ़ा दिया था उसमें, कल जो न्यूमेरिकल था उसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था। देखो भाई, जैसे ये लेंस है अपने पास, तो ये वस्तु हो गई। अब चिन्ह प्रथाओं के लिए पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। ये अपने पास यहाँ पर इमेज बन गई इसकी, तो ये वस्तु की दूरी हो गई, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, और ये फोकस दूरी हो गई। अब अपन चलें, आपतित किरणों की दिशा इधर है कि नहीं है अपने पास। देखो, तो किरणों की दिशा में दूरियां धनात्मक होती है और किरणों के विपरीत दिशा में दूरियां, किरणों की दिशा में दूरियां धनात्मक और किरणों के विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। तो अपन यूं चल रहे हैं, आप यहाँ पर प्रकाश केंद्र पर बैठे हुए हैं, अगर इधर आओगे नापने के लिए तो दूरियां ऋणात्मक होगी, इधर चलोगे तो दूरियां क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाती है। जैसे ये वस्तु है ए बी, अब यहां से वस्तु की दूरी नापने के लिए इधर आओगे कि नहीं आओगे, तो किरणों की दिशा में आ रहे हो या किरणों के विपरीत दिशा में आ रहे हैं अपने पास, किरणों के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। विपरीत दिशा में आओगे तो यू जो हो जाएगी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। उसके बाद में ये प्रतिबिंब यहाँ बन गया अपने पास, ठीक है। अब अपन चलें, प्रतिबिंब की दूरी नापने के लिए इधर चलोगे कि नहीं चलोगे, प्रकाश केंद्र से चलो प्रतिबिंब की साइड में, प्रतिबिंब की साइड में चलोगे तो चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का, तो ये प्लस में भी हो गया। उसके बाद में अपन चलें कि फोकस दूरी नापने के लिए भी इधर ही चलोगे कि नहीं चलोगे, क्योंकि एफ इधर है, फोकस दूरी नापने के लिए इधर चलोगे तो एफ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो बात हो गई चिन्ह प्रथाओं की। अब कल क्या है, एक दो बच्चों को कल जो न्यूमेरिकल है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। उसमें यूं हो रहा था भाई, देखो ये डायग्राम था, एक बार देख लेते हैं अपन। इसमें ये था, ये चल रहे थे अपन, यहाँ पर दूरी 5 सेंटीमीटर थी, ये 10 सेंटीमीटर थी, और ये 30 सेंटीमीटर थी। तो पहले लेंस के लिए तो सबसे पहले इसके लिए U1 का मान कितना लिया था मैंने, माइनस में 30 ले लिया था। फिर इसकी फोकस दूरी प्लस में 10 दे रखी थी, तो F1 बराबर कितना हो गया था, प्लस में 10 सेंटीमीटर हो गया था। उसके बाद में मैंने V1 का मान ज्ञात किया था, और V1 का जो मान ज्ञात किया था उसमें अपन ने ये देखा था कि V1 का मान जो है ना अपने पास, वो आया था इसमें ज्ञात करने पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे 15 सेंटीमीटर प्लस में इस साइड में होगा कि नहीं होगा अपने पास, तो यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन गया, तो यहां से ये 15 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब जो होगा इसके लिए तो प्रतिबिंब है, लेकिन इस लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, ये वस्तु का कार्य करेगा अपने पास। अब अपन चलते हैं, इसे पूरे ही डायग्राम में किरणों की दिशा, आपतित किरणों की दिशा यूं चल रही है, ठीक है ना। तो किरणों की दिशा में दूरियां धनात्मक होगी और उसके विपरीत दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब एक बार के लिए मैं इस लेंस को मिटा देता हूं, बोलिए देखो एक बार, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ये इमेज बन गई, आई हो गई। ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए किसका कार्य करेगी, वस्तु का कार्य करेगी। तो ये जो प्रतिबिंब बना था ना भाई, वो यूं बना था यहाँ पर अपने पास, ये यहाँ पर बना, इसके लिए वस्तु होगी, तो वस्तु की दूरी क्या होती है, U2 हो जाएगी। अब अगर इस साइड में होती दूरी तो किस में होती, माइनस में, लेकिन इस साइड में तो U2 किस में आ जाएगी, प्लस में। तो U2 का मान कितना आएगा, प्लस में 15 सेंटीमीटर लिया जाएगा अपने पास, U2 का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से 15 है तो यहाँ से कितना बचेगा, 10, तो ये U2 का मान प्लस में 10 सेंटीमीटर ले लिया जाता है। फिर अपन चलते हैं, इस वाले लेंस के लिए जब कैलकुलेट करते हो तो U2 का मान प्लस में 10 हो गया, F2 का मान माइनस में 10 था ही। उसके बाद में अपने पास किसका मान निकालोगे, V2 का। जब आप ज्ञात करते हैं तो ये इसका मान इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब अनंत की ओर बनेगा। तो फिर इसकी जो अपने पास प्रतिबिंब होगा वो तीसरे लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तीसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो उसमें वस्तु की दूरी जो है वो इन्फिनिटी ले लेना, U3 बराबर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। फिर अपने पास लेंस सूत्र से इसका मान निकाल लेंगे, तब जाके इसका कैलकुलेट कर लिया जाता है। आ गया भाई समझ में मयंक।
मैसेज कर देना, नहीं आए तो बता देना। ठीक है भाई। चलो भाई, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, लेंसों का संयोजन। कल लेंस प्रथाएं, वो लेंस के बारे में, लेंस शक्ति के बारे में पढ़ाया था। लेंसों का संयोजन। अरे भाई प्रियंका, तो रोजाना ही लेट कैसे जुड़ती है? 5-7 मिनट बाद में जुड़ती है इसमें क्लास में, टाइम से किया कर कोशिश। हाँ भाई, मान लेते हैं कि अपने पास से दो लेंस हैं अपने पास, ठीक है, L1 और L2 हैं। ये एक दूसरे के अति निकट रखे हुए हैं, बहुत ही पास पास में रखे गए हैं। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है भाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से एक प्रकाश की किरण चली, यूं चली, इन दोनों लेंसों से इसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन होते होते ये मुड़ते हुए यहाँ कहीं प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। ये जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब ये प्रकाश की किरण जो आ रही है वो दूसरे लेंस से आ रही है, इसलिए इस प्रतिबिंब को अपन क्या मानेंगे? I2 मानेंगे, क्योंकि ये प्रतिबिंब कौन से लेंस के लिए बन रहा है? देखा जाए तो दूसरे लेंस के लिए इस प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो अपने पास दूसरे के लिए हो रहा है, तो I2 मान लिया अपन ने। I2 किसके बराबर मान लिया मैंने? I के बराबर मान लिया, ठीक है। ये वस्तु जो है, ये अगर आप देखोगे तो पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी है, मैं इसको U1 किसके बराबर मान लेता हूँ? U के बराबर मान लेता हूँ, कि U1 बराबर U ले लिया। अब अपन आगे चलते हैं। अगर ये लेंस नहीं होता, दूसरा लेंस नहीं होता, ठीक है ना, केवल पहला लेंस ही होता, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो यहां पर नहीं होता भाई। वो उस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण, ये प्रकाश की किरणें यहां से कहीं निकलती और वहां पहुंच जाती, तो प्रतिबिंब का निर्माण वहां हो जाता है अपने पास I1 पर। कब? जब ये दूसरा लेंस नहीं होता तब, ठीक है। दूसरा लेंस नहीं होता तो प्रतिबिंब कहां पर बनता? I1 पर। जो पहले लेंस के कारण प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वो दूसरे लेंस के लिए किसका कार्य करता है? वस्तु का कार्य करता है। जो प्रथम लेंस के कारण बनने वाला प्रतिबिंब है, वो दूसरे लेंस के लिए किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। तो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? V1, और V1 किसके बराबर मान लिया जाएगा? U2 के बराबर। V1 किसके बराबर माना जाएगा इसमें? U2 के बराबर माना जाता है। तो ये V1 किसके बराबर हो जाएगा? U2 के बराबर। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद आ रहा है तो ये चीज जो है ना, लेंस मेकर सूत्र में भी आई थी, ऐसे ही उसमें भी माना था कि प्रथम पृष्ठ के कारण बनने वाला प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसका कार्य करने लगता है? वस्तु का कार्य करने लगता है। उसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब दोनों पृष्ठों के बीच में बन जाता है। आवाज नहीं आ रही है? ऑडियो क्लियर है भाई? अंजलि बोल रही है आवाज नहीं आ रही है, इसलिए। आ रही है आवाज? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या?
अंजलि क्लियर है भाई? एक बार तू देख ले, देखे सिस्टम तेरे पास जो है मोबाइल, उसमें ऑडियो ऑन है या नहीं है अपने पास, उसमें आवाज बढ़ा के देख ले, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है बेटा, है ना। तो अब अपन चलते हैं, तो यूं चलते हैं कि दोनों के बीच में अपने पास वो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब हो जाएगा, इसके लिए किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। सेम ऐसे की ऐसी ही स्थिति यहाँ पर होती है। ये I1 यहाँ नहीं होता है, ये I1 दरअसल दोनों लेंसों के बीच में यहाँ होता है। तो प्रथम लेंस के लिए तो किसका कार्य करेगा? प्रतिबिंब का कार्य करेगा। और दूसरे लेंस के लिए किसका कार्य करने लगता है? वस्तु का कार्य करने लगता है। बस अपने को एक इतना सा याद रखना है, मैंने पहले भी बताया था कि लेंस मेकर में भी यही चलता है, इसमें भी सेम टू सेम यही चलेगा। इसकी फोकस दूरी f1 मानेंगे और इसकी क्या मान लेंगे अपन है? f2। डेरिवेशन इसका बहुत इजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायग्राम की इतनी दिक्कत भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अभी देखना समझ में आ जाता है। तो एक ही तो बात है, नहीं u2 बराबर v1 ही तो माना है अपन ने, तो एक ही तो बात है v1 और u2 भाई। दूसरे ये पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब हो गया, पहले पृष्ठ का जो प्रतिबिंब होगा दूसरे के लिए किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। तो पहले का प्रतिबिंब जो हो गया वो v1 हो गया, अब u2 क्या हो जाएगा? दूसरे के लिए वस्तु हो जाएगी। तो u2 किसके बराबर मान लिया अपन ने? v1 के बराबर ले लिया। चलो भाई, एक तो वीडियो में बहुत दिक्कत है। हाँ भाई, लेंस सूत्र क्या है अपने पास है? लेंस सूत्र से 1/f 1/v माइनस 1/u, ठीक है। प्रथम लेंस के लिए क्या रहेगा बताओ? लेंस के लिए 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u1। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। आगे अपन चलें, तो u1 जो है वो किसके बराबर माना है मैंने? u लेने पर 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दूसरे लेंस L2 के लिए क्या होगा बताओ जी भाई? L2 के लिए क्या करोगे? 1/f2 बराबर 1/v2 माइनस 1/u2 हो जाएगा। अब u2 किसके बराबर है वहां से देखो एक बार, u2 बराबर v1 और v2 किसके बराबर है? v रखने पर ये रखोगे तो क्या आएगा? 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v1, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। 3 ले लेते हैं, 3 ले लो सब, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 है 3 का योग करने पर, 2 और 3 का अपन टोटल करते हैं भाई, तो क्या रहेगा देखो? 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 1/f1 प्लस क्या बचा? 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फिर लेंस सूत्र का आ गया अपने पास, तो इसको ये लिख सकता हूं मैं 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f, जहां पर मैंने क्या माना है? जहां पर f क्या है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है भाई, क्या है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, या इसको बोलते हैं तुल्य फोकस दूरी भी है, लेंसों के तुल्य फोकस दूरी। मतलब जो लेंसों का संयोजन किया है उसकी तुल्य फोकस दूरी किसके बराबर आ गई अपने पास है? f के बराबर मानी है। अब अपन चले, इसमें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में अगर लिखेंगे तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस क्या आएगा? 1/f2 लिखा जा सकता है। अगर लेंसों की संख्या n हो गई है ना, लेंसों की संख्या n होने पर क्या लिखेंगे? n लेंस होने पर
n लेंस अगर हैं तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि 1/f जो है वो किसके बराबर होता है, p के बराबर। तो p बराबर क्या आएगा, p1 प्लस p2 प्लस pn हो जाएगा। देखो भाई, अभी जो अपन ने डायग्राम पढ़ाया था उसमें दोनों लेंस एक दूसरे से चिपका कर रखे हुए हैं भाई, सटा कर रखे हुए हैं। उनके मध्य की दूरी किसके बराबर है, 0 के बराबर मानी गई है। वैसे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, पर कभी कोई न्यूमेरिकल मान लो देखने को मिल जाए, जैसे मान लो कि आ जाए कि दो लेंस हैं वो चिपका कर नहीं रखे हुए हैं, थोड़े दूर दूर रखे हुए हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी हो अपने को, d दे रखी हो, तो उस स्थिति में फिर अपने पास जो तुल्य फोकस दूरी का सूत्र होता है वो ही आएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d²/f1f2। ये फॉर्मूला तब लागू है भाई जब दोनों लेंस एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हों, d दूरी पर। हमारे सिलेबस में है नहीं, पर कभी अगर मान लो कि न्यूमेरिकल वगैरह कोई सॉल्व करना हो और अगर कोई ऐसा आ जाए तो फिर उसका तरीका ये रहता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d²/f1f2। अब एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे भाई। चलो भाई आगे बढ़े। प्रिज्म से अपवर्तन, ठीक है। अब प्रिज्म पढ़ेंगे। तो प्रिज्म से अपवर्तन में सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि प्रिज्म कहते हैं किसको हैं। प्रिज्म की परिभाषा यह है कि दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। लेंस में और इसमें ये अंतर है भाई, उसमें लिखा जाता है दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ। खुशीराम वीडियो बंद कर दे भाई। सर चालू हो गया। तो दो लेंस में तो आता है दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, इसमें आता है दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। उसमें तो ऐसे पृष्ठ होते हैं अपने पास, ठीक है ना। इसमें कैसे पृष्ठ होंगे, कॉपी दे दो, एक कॉपी और किताब में। देखो भाई, प्रिज्म को समझने का तरीका यह है, ये दो समतल पृष्ठ हो गए, आयताकार पृष्ठ हो गए। आयताकार भी ले सकते हो और वर्गाकार भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये दो पृष्ठ हो गए, ये पृष्ठ यूं झुके हुए हैं अपने पास, तो समतल पृष्ठ हो गए कि नहीं हो गए, कांच के होने चाहिए, तो पारदर्शी माध्यम हो गया।
तो दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म में यूं होता है भाई, ये एक आयताकार भाग हो गया, ये दूसरा आयताकार भाग हो गया, या तो आयताकार ले लेते हैं या फिर वर्गाकार ले लेते हैं। तो दो पृष्ठ तो ये हो गए। तीसरा पृष्ठ जो है ना वो यहाँ नीचे लगेगा भाई अपने पास। प्रिज्म की आकृति ऐसे बनती है अपने पास, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, तो तीन तो आयताकार पृष्ठ हो गए। तो इस प्रिज्म में टोटल कितने भाग हो गए? अगर आप देखोगे तो तीन नहीं होते हैं, पांच होते हैं भाई। पांच कैसे होते हैं? देखो एक बार, एक तो ये हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये नीचे वाला हो गया। तीन तो ये पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं तुमको। इसके बाद में ये सामने जो बनेगा एक ये भी होगा कि नहीं होगा? एक कहाँ वाला हो जाएगा? पीछे वाला हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो तीन पृष्ठ तो आयताकार हो जाएंगे, एक, ये दो और ये तीन हो गए। और अगर सामने से अगर देखते हो तो वो त्रिभुजाकार दिखाई देगा, और ये भी कैसा दिखाई देगा अपने पास है? त्रिभुजाकार दिखाई देगा। इसीलिए प्रिज्म का जब डायग्राम बोर्ड में बनाया जाएगा, प्रिज्म जो होता है 3D में होता है, अगर अपन उसका डायग्राम 2D में बनाते हैं तो अपने पास डायग्राम जो है वो ऐसा दिखाई देगा भाई। ये प्रिज्म जो है उसका बोर्ड में डायग्राम त्रिभुजाकार ही बनाया जाएगा और त्रिभुजाकार ही दिखाई देता है। जबकि आप सब लोगों ने लैब में प्रिज्म देखा भी है। प्रिज्म जो होता है ना अपने पास ऐसा होता है। एक आगे बता देता हूं, इन समतल पृष्ठों के मध्य बनने वाला जो कोण होता है उसको प्रिज्म का अपवर्तन कोण भी कहते हैं और प्रिज्म कोण भी कहा जाता है। तो समतल अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण के अलावा इसको प्रिज्म का अपवर्तन कोण भी कहा जाता है। ठीक है। अपने यहाँ लैब में जो प्रिज्म है, लैब में क्या रहता है अपने पास? समबाहु त्रिभुज वाले प्रिज्म होते हैं। उसमें क्या रहते हैं? तीनों पृष्ठ बराबर बराबर है। तो ये कोण भी कितना डिग्री का हो गया? 60 का। ये वाला भी ये यूं होता है वहां पर, ये तो तीनों ही कोण कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे? 60 डिग्री के। तो लैब में जो प्रिज्म काम में लिया जाता है उसको किसी भी स्थिति में रख लिया जाए अपने पास उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो लैब में जो प्रिज्म अपने पास उपलब्ध है उसमें सारे कोण कितने कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के हैं। तो लैब में जो प्रिज्म आ रहा है उसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री के बराबर लिया जाता है। ठीक है। अब अपन चलते हैं, ये तो बात हो गई प्रिज्म की संरचना की। प्रिज्म से अपवर्तन देखते हैं अपन की अपवर्तन कैसे होता है। तो पहले डायग्राम देख लो भाई। देखो भाई, ये कोई त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ठीक है, ये प्रिज्म हो गया अपने पास। सबसे पहले इसके अपवर्तक पृष्ठ हो गए AB और ये हो गया AC। ये AB हो गया और ये क्या हो गया? AC हो गया। इन पर अभिलंब खींच लो भाई पहले। तो ये अभिलंब का मतलब कितना डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का। और एक अभिलंब यहाँ खींच लिया, ये N2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? N1 हो जाएगा। ये इस पर अभिलंब हो गया, ये जो है इस पर अभिलंब हो गया। दोनों को काटते हुए खींचा है मैंने अपने पास। ठीक है। अब अपन चलें, मान लो कि कोई प्रकाश की किरण जो है इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है। तो ये कोण जो है मैंने क्या मान लिया? I1 मान लिया। ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रकाश की किरण आई तो ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई। तो ये आपतन कोण हो गया कि नहीं हो गया? और आपतन कोण का मान किसके बराबर हो गया? I1 के बराबर। अब वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? अभी भी ऐसा ही चल रहा है कि वीडियो? राहुल, चलो देखते हैं भाई। तो ये आपतित किरण हो गई। अब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी। तो विरल माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश करेगी भाई? सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। अब अभी भी अब तो आ रहा है, अब तो क्लियर आ रहा है भाई राहुल। तो विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की क्या आ जाएगी? वो पास में आ रहेगी अपने पास। ठीक है। ये प्रकाश की किरण यहाँ चलती है और यहाँ सीधी चलेगी। ये कोण जो है मैं R1 मान लेता हूँ, ये कोण R2 माना जाता है। वैसे तो भाई I2 मानना चाहिए, पर प्रिज्म की हम परिपाटी ये मान रखी है अपन ने कि ये कोण किसके बराबर माना जाता है? R2 के बराबर।
उसके बाद में अपन चलें, प्रकाश की किरण कांच से किस में जाएगी, हवा में, कांच से हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये प्रकाश की किरण बाहर निकल गई। ये कोण जो है I2 भी माना जाता है और E भी मान लिया जाता है। E का मतलब होता है निर्गत कोण। कौन सा कोण होता है, निर्गत कोण होता है। इसमें किरणें भी बता देता हूं, ये आपतित किरण कहलाती है, ये अपवर्तित किरण कहलाती है और ये निर्गत किरणें कहलाती है। एक सेकंड भाई, वीडियो हो गया क्लियर अब तो आपतित किरण हो गई, उसके बाद में ये अपवर्तित किरण हो गई, ये कौन सी किरण हो गई, निर्गत किरण हो गई। बाकी बच्चों को भी वीडियो में दिक्कत आ रही है क्या भाई? देखो देखें, पंखा बंद कर राकेश यार, वीडियो में दिक्कत आती है आज। पंखा बंद हो गया, पंखा तो कहां से, लाइट बंद करूं क्या अब है? लाइट से ज्यादा हो रहा था। अच्छा, ब्राइटनेस ज्यादा हो रहा है लिख रहा ना बच्चा। हाँ भाई देखो, तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण हो गई अपने पास। कौन सी किरण हो गई, निर्गत किरण हो गई। ठीक है, ये आपतन कोण, ये निर्गत कोण कहलाता है। R1 और R2 को अपवर्तन कोण कहते हैं इसके, या अपवर्तक कोण भी कहा जाता है। अब तो ब्राइटनेस ठीक है भाई, दिख रहा है। तो R1 और R2 को अपवर्तन कोण कहा जाता है, इसको निर्गत कोण कहा जाता है। अब अपन एक चीज चलते हैं, विचलन कोण निकालता हूं। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण कहां जाती है भाई, ये सीधी जाती है कि नहीं जाती? तो ये तो इसका मूल मार्ग हो गया भाई अपने पास। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण कहां जाती, सीधी जाती। पर जा तो यहां रही है, अपन देख रहे हैं कहां जा रही है, दिख रही है ना आपको अपने पास, तो ये इधर जा रही है। यहां से कोई आदमी अगर देखेगा तो ये प्रकाश की किरण उसको पीछे से कहीं से आती हुई लगेगी, जहां से आती हुई लगेगी वहां पर विचलन कोण बना दिया जाता है। देखो भाई, जिस बिंदु से उस व्यक्ति को प्रकाश की किरण आती हुई लगेगी, ये विचलन कोण डेल्टा के बराबर हो जाता है। आ गया होगा समझ में डेल्टा कैसे आया? ये इसका मूल मार्ग हो गया, ये परिवर्तित मार्ग हो गया। तो इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण किसके बराबर हो गया, विचलन कोण डेल्टा के बराबर हो जाता है। अब अपन थोड़ा सा नाम वगैरह लिख देता हूँ, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। ठीक है, बाकी के अपने को देखते हैं और कुछ जरूरत पड़ेगी तो। सबसे पहले अपन चलते हैं, चतुर्भुज ले रहा हूं भाई मैं, चतुर्भुज कौन सा है, ए डी ई एफ से। आप सब जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो पहला कोण, इसको तो कोण ए ही लिख देता हूं मैं, तो ये हो गया कोण ए, प्लस आगे कोण ए डी ई हो गया, प्लस कोण डी ई एफ हो गया, प्लस कोण हो गया ई एफ ए बराबर 360 डिग्री। समझ में आया कैसे? ये पहला कोण तो ए ही मान लिया, दूसरा कोण ए डी ई ले लिया, फिर डी ई एफ ले लिया, तीसरा ई एफ ए ले लिया। ए डी ई और ई एफ ए कितने डिग्री के बराबर है भाई, कौन बता सकता है? कौन है ए डी ई या और कौन है ई एफ ए, कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए? पायल 180 और निकेता रणवा भी 180 डिग्री।
निशा ने 90 डिग्री बताया है। पायल और ये दोस्त है या दोनों निकिता पक्का है? हाँ भाई 90 डिग्री के कोण है भाई, ये देखो कैसे है, ये सीधी लाइन है, ये अभिलंब है। सीधी लाइन को जब अभिलंब काटेगा तो कितने कितने डिग्री के कोणों में काटेगा? 90 90 में काटेगा कि नहीं काटेगा? तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90, तो कोण ए प्लस 90, कोण डी ई एफ प्लस 90 बराबर 360। 90 और 90 180, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण डी ई एफ बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर कितना हो गया अपने पास? एक हो गया। आगे अपन चलें, त्रिभुज ले रहा हूं भाई मैं डी ई एफ से। अपन ये जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इसके अंदर एक कोण तो है R1, दूसरा कोण है R2, तीसरा कोण जो है DEF है। कौन सा कोण है? DEF। तो अपन लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस कोण DEF बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 के राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए तो क्या लिखोगे बताओ? R1 प्लस R2 प्लस कोण DEF बराबर कोण A प्लस कोण DEF। ये DEF हो गया। अब अपन चलें, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो R1 प्लस R2 इसके बराबर आ जाएगा भाई A के बराबर। ये समीकरण नंबर कितना मान लेता हूं मैं? 3 मान लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलें, यदि R1 बराबर R2 बराबर R हो तो, अगर मान लो कि R1 और R2 दोनों बराबर हों और किसके बराबर हों? R के बराबर हों, तो क्या लिखेंगे बताओ? R प्लस R बराबर A आएगा, 2R बराबर A आएगा और R बराबर क्या आ जाएगा? A बाई 2 आ जाता है। आगे अपन चलें, मान लो कि ये कोण X है और ये कोण क्या है? Y है। तो X प्लस R1 किसके बराबर हो जाएगा? I1 के बराबर। शीर्षाभिमुख कोण हो रहे हैं भाई, कैसे देखो एक बार, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो X प्लस R1 किसके बराबर होगा? I1 के बराबर। और Y प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा? I2 के बराबर। तो ये लिख देंगे अपन X प्लस R1 बराबर I1, और तो इसका मतलब ये हो गया X का मान कितना आएगा? I1 माइनस R1। ये समीकरण नंबर 4। इसी तरह से Y प्लस R2 बराबर I2, तो Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I2 माइनस R2। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 5। कौन सी प्रॉपर्टी काम में ली है अपन ने? शीर्षाभिमुख। ये शीर्षाभिमुख है, कोण वाली प्रॉपर्टी काम में ले ली मैंने। आगे अपन चलें, इसमें एक त्रिभुज ले रहा हूं भाई मैं, त्रिभुज है GDF से। देखो भाई GDF कहाँ है? ये G, ये D, ये F। इस त्रिभुज में वो प्रमेय लगा रहा हूं कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे शीर्ष पर बनने वाले बहिष कोण के बराबर होता है। तो क्या रहेगा बताओ? डेल्टा बराबर x प्लस वाई। एक्स और y का मान यहां से रख दो, तो समीकरण 4 व 5 से डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा? I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। R1 R2 को इधर ले आओ, तो डेल्टा प्लस R1 प्लस R2 बराबर I1 प्लस I2। इनका मान किसके बराबर है? देखो एक बार, A के बराबर है। तो समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 से डेल्टा प्लस A बराबर आएगा I1 प्लस I2। एक तो ये याद रखना भाई, एक ये याद रखना। आंसर मयंक ने सही बताया था भाई, डेल्टा वाला। यदि I1 बराबर क्या हो? I2 हो, मतलब आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या हो? बराबर हो।
बराबर हो और ये आई के बराबर हो तो क्या लिखोगे, डेल्टा प्लस ए बराबर आई प्लस आई, और आई बराबर आएगा ए प्लस डेल्टा बाई 2। टाइम हो गया है भाई, 10-15 सेकंड बचे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास ओवर, बाकी बचा हुआ अपन कल करा देंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।